अस्सलामु अलैकुम। Q8 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 10th में जो उर्दू दरख्शां है और उसमें जो चैप्टर नंबर 2 यानी उस चैप्टर का नाम भाभी जान है उसे पढ़ाऊँगा। इसीलिए आप लोग इस पर बने रहें, पूरी वीडियो को वॉच करें। मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेहनत से और लगन से मेरे इस पढ़ाई को पढ़ेंगे ना तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप कामयाब हो जाएंगे और अच्छे नंबरात से आप पास होंगे। ठीक है, उर्दू दरख्शां क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। इससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। बात ये कि देखिए, पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दोस्ती यारी से दूर रहें, क्योंकि बहुत सारी दोस्ती यारी ऐसी होती हैं जो पढ़ाई में बाधा बन जाती है। मैं दोस्ती करने से मना नहीं करता, लेकिन आप दोस्त को उतनी ही अहमियत दें और उतनी ही ज़्यादा दोस्ती रखें जितना कि काम चले। जब हद से ज़्यादा आप दोस्ती करेंगे ना और किसी दोस्त को सर पर बिठा लेंगे तो वो आपकी कदर करना छोड़ देगा और आपकी अहमियत को वो भूल जाएगा। इसलिए आज के डेट में जो है हर दोस्त वफ़ादार नहीं होता है। 99% दोस्त गद्दार निकलते हैं और पढ़ाई में सबसे बड़ा बाधा और सबसे बड़ा नुक्स जो है वो दोस्ती का है। इसलिए जब तक आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तब तक आप इन दोस्ती यारी से दूर रहिए। इन दोस्ती यारी से कुछ हासिल नहीं होता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं बनता बिगड़ता। इसलिए आपको फोकस करना होगा अपनी पढ़ाई पर। एक बात और याद रखें, जो आपकी उम्र चल रही है, जिस स्टेज पर आप अभी हैं, ये उम्र दरअसल बच्चों को बर्बाद करने का है। इसमें अक्सर लड़के लड़कियां बर्बाद हो जाते हैं, जिसे इश्क व मोहब्बत और प्यार के लाइन में आना होता है, वो आकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। इसलिए मेरी इस एक बात को चोपड़ी में नहीं खोपड़ी में लिख लीजिए कि ये इश्क, प्यार, मोहब्बत सब धोखा है, इससे कुछ हासिल नहीं होता। क्योंकि किसी ने कहा है कि प्यार करने वाले अक्सर दरवाजे से जाते हैं और खिड़की से बाहर आते हैं। तो जब तक आप पढ़ रहे हैं ना, तब तक आपको पढ़ाई पर मेहनत करना होगा, उसी पर फोकस रखना होगा, तब जाकर के आप कहीं मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे। एक बात और आप याद रखते हुए चलिए कि देखिए, कठिनाई रास्तों से गुज़रना और कांटे भरे रास्तों से गुज़रना, ये इस बात की दलील और गवाही है कि गुज़रने वाला बंदा बहुत ऊपर तक पहुंचने वाला है। इसीलिए आपको अभी जब तक आप स्टूडेंट हैं तब तक दोस्ती यारी के फंदे में न फंसे, क्योंकि बहुत मशहूर शेर है कि हर फूल महकदार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता। ए दोस्त दोस्ती देख के करना, हर दोस्त वफ़ादार नहीं होता। ठीक है, नकल ही काफ़ी नहीं असल भी देखा करो, नकल ही काफ़ी नहीं असल भी देखा करो। गर ज़मीं देखी तो उसकी फसल भी देखा करो। और चेहरे को ही देखोगे तो खा जाओगे फरेब, चेहरे को ही देखोगे तो खा जाओगे फरेब। दोस्ती करने से पहले नस्ल भी देखा करो। आइए अब हम यहाँ से उर्दू दरख्शां के चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 2, सबक नंबर 2, भाभी जान। यह रुकैया भाभी की कहानी इसके अंदर लिखा गया है। इस चैप्टर के जो मुसन्निफ यानी राइटर हैं, उनका नाम है सुहेल अज़ीम आबादी। सुहेल अज़ीम आबादी ने भाभी जान की कहानी को लिखा है। सुहेल अज़ीम आबादी एक अफसाना निगार है। ठीक है, तो हम कहानी को पढ़ने से पहले हम सुहेल अज़ीम आबादी जो मुसन्निफ है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि आप सुहेल अज़ीम आबादी के हालात ज़िंदगी पर 5 लाइन या 5 जुमले लिखिए, तो ऐसी सूरत में अक्सर बच्चे फंस जाया करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मुसन्निफ के हालात ज़िंदगी के कुछ मेन पॉइंट को बताते हुए चलूँ ताकि आपके लिए आसानी हो और सहूलियत हो। एक बात आप याद रखेंगे कि जब भी आप मेरे पढ़ाए हुए चैप्टर को पढ़ेंगे ना, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें,
تاکہ फ़ائدہ आपको ये होगा कि वक्तन फ़वक्तन आप मोबाइल देखते रहेंगे और याद करते रहेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए, इनका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मोहम्मद मुजीबुर रहमान था। सुहेल जो है ये तखल्लुस किया करते थे और तखल्लुस के बारे में मैंने चैप्टर नंबर 1 में ही समझा दिया है, ठीक है। पैदाइश सन ईस्वी 1911 में पटना में हुई थी। अब आप आगे बढ़िए कि इनका अपना गांव आबाई वतन शाहपुर भदौल था। मुलाजिमत, ये जो नौकरी किए थे इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में इन्होंने नौकरी की थी। फिर इनका तबादला हुआ तो ये श्रीनगर कश्मीर चले गए। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इनकी बहुत सारी किताबें शाये हुई हैं। मजमूए इनके 4 चेहरे हैं, आलाव हैं, आदमी के रूप हैं और नाविल एक आपके चैप्टर में जिक्र किया गया है जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। और भी नाविल होंगे लेकिन यहाँ पर एक ही नाविल दर्शाया गया है आपके चैप्टर में, बेजड़ के पौधे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनका जो मजमुआ है वो कितना मजमुआ है, तो तकरीबन अंदाज़ा और गेस के एतबार से लिखने वालों ने लिखा है कि तकरीबन 125 किताबें हैं इनकी। ये बहुत बड़े अफसाना निगार थे। अब बात करते हैं कि इनका इंतकाल कब हुआ, तो इनका इंतकाल सन ईस्वी 1980 में हुआ। ये थे मुख्तसर हालात ज़िंदगी सुहेल अजीम आबादी के। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि सुहेल अजीम आबादी के हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए, तो आपको लिख देना है कि सुहेल अजीम आबादी का बचपन का नाम सैयद मोहम्मद मुजीबुर रहमान था। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश सन ईस्वी 1911 में पटना में हुई थी। इनका आबाई वतन शाहपुर भदौल था। ये जो मैंने बताया ना ये आपको लिख देना है। उसके बाद आपको मेन पॉइंट लिखना है वो ये कि जब सुहेल अजीम आबादी 1 साल के थे तो इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। सुहेल अजीम आबादी फिर नानिहाल गए और नानिहाल में रहकर वहाँ से इब्तिदाई तालीम हासिल की। वहीं पर एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में पढ़ाई शुरू की और वही एक मदरसे से उन्होंने तालीम हासिल करना शुरू कर दिया। फिर आगे पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा इल्म को हासिल करते हैं। सुहेल अजीम आबादी एक ज़मींदार घराना से ताल्लुक़ रखते थे। इस तरीके से आपका 5 जुमला बन जाएगा। अब आइए हम देखते हैं कि भाभी जान, ये जो कहानी है ये कहानी हमें क्या दर्शाता है, इस कहानी के अंदर क्या बातें हैं, क्या छुपी हुई हैं, क्या राज हैं, उसे हमें देखना है, पढ़ना है, सोचना है, समझना है। तो सबसे पहली बात, जब आप किताब देखेंगे ना तो भाभी जान की जो कहानी है वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। अगर आप उसे पढ़ने के लिए बैठेंगे तो काफ़ी वक्त निकल जाएगा लेकिन बहुत कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मैंने इन पूरी कहानी का निचोड़ निकाला है कि ये कहानी कहती क्या है, इस कहानी के अंदर हकीकत क्या है और मेन पॉइंट क्या है। तो मैंने उसका निचोड़ निकाला है। वो निचोड़ जब आपके सामने आ जाएंगे, खुलासा आपके सामने आएगा तो आपको भी समझ में सारी बातें आ जाएंगी कि इतनी लंबी जो कहानी है इसके अंदर क्या बातें हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस कहानी में जो रोल प्ले करने वाले हैं, जो मरकज़ी किरदार हैं, वो रुकैया भाभी हैं। दूसरे नंबर पर नन्हे बाबू हैं। नन्हे बाबू रुकैया भाभी के शौहर हैं। तीसरे नंबर पर अख्तर है। अख्तर रुकैया भाभी के देवर हुए और नन्हे बाबू के शौहर हुए। चौथे नंबर पर सिम्मी है। सिम्मी जो गांव की पड़ोस की एक लड़की है और बहुत गरीब, निहायत ही कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है। और 5वें नंबर पर रेहाना है। ये रेहाना रुकैया भाभी की बेटी है। ये मरकज़ी किरदार में रोल प्ले करने वालों में 5 नाम है जिसमें से मेन किरदार जो है वो रुकैया भाभी का है। अब आइए हम रुकैया भाभी के सरापा ज़िंदगी के बारे में कुछ सुन लेते हैं ताकि कहानी का जो खुलासा है वो समझ में आ जाए। रुकैया भाभी दरअसल बहुत नेक और रहमदिल औरत थी। रुकैया भाभी घर का सारा कामों काज खुद किया करती थी, नौकरानी नहीं रखती थी, बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी। उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक नुक्स था, एक उनसर था। उनसर ये था कि रुकैया भाभी के जो शौहर थे ना, नन्हे बाबू, वो अक्सर जेल में रहा करते थे।
اس لیے کہ ننھے بابو کا جو تعلق تھا وہ سیاست سے تھا، راجنیتی سے تھا۔ وہ کسی عہدے پر ہوں گے یا پھر کیا کہتے ہیں کوئی منتری شنتری ہوں گے، تو ایسی صورت میں جب کوئی کسی عہدے پر ہوتا ہے، منتری شنتری ہوتا ہے یا پھر کوئی نیتا وغیرہ ہوتا ہے چھوٹا موٹا ہو، تو ان پر بہت سارے مقدمے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ننھے بابو جو ہیں ان پر بھی بہت سارے مقدمے دائر تھے، جس کی وجہ سے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ جب ایک کیس ختم ہوتا تو پھر دوسرا مقدمہ چل جاتا، پھر اسے بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ تو رقیہ بھابی اکیلی اپنے گھر میں رہتی تھی، شوہر نہیں رہتا تھا۔ ایسی صورت میں اکیلے رہنے کی وجہ سے گھر کے اخراجات بھی کم پڑ رہے تھے، تو رقیہ بھابی نے ایک کالج میں لیکچرر پر بحال ہو گئی اور وہاں پڑھانے لگی، لیکچرر بن گئی۔ اسے بہت کم تنخواہ ملتے تھے، اسی میں گزارا کرتی تھی، اور سمی نام کی جو لڑکی ہے اس کا بھی خرچ اٹھاتی تھی، پڑھنے پڑھانے کا خرچ اٹھاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو رقیہ بھابی ایک جگہ لیکچرر ہو گئی، پڑھانے لگی۔ لیکن آگے سنیے کہ ایک دن کی بات ہے کہ ان کا جو دیور ہے اختر، وہ گھر آیا۔ گھر آنے کے بعد کیا دیکھا کہ میری بھابی جو رقیہ ہے یہ بہت محنت کرتی ہے، صبح سویرے اٹھتی ہے، غسل کرتی ہے، بچوں کو اٹھاتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، پھر انہیں ناشتہ پکا کر کھلاتی ہے، اس کے بعد بچوں کو اسکول پہنچاتی ہے، اس کے بعد خود رقیہ بھابی کالج جاتی ہے، کالج جا کر وہاں پر جو ہے ان کا جو کام ہے وہ کام انجام دیتی ہے، پھر گھر آتی ہے، کھانا پکاتی ہے، پھر ہمیں کھلاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، سمی آتی ہے، پھر سمی کو بھی کھلاتی ہے۔ تو اختر نے دیکھا کہ ہماری بھابی بہت محنت کرتی ہے، تو اختر کو لگا کہ عورت کی ذات ایسی ہونی چاہیے جو گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا لے۔ رقیہ بھابی ایک سمی نام کی لڑکی جو ہے پڑوس کی، ان کے پڑھنے پڑھانے کا خرچ اٹھایا کرتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ سمی کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا، صرف اس لیے کہ پیسہ اس سمی کے پاس نہیں تھا۔ رقیہ بھابی کو جب پتہ چلا تو رقیہ بھابی نے اپنے ہاتھ سے سونے کی چوڑی اتار لی اور سمی کو دیا اور کہا جاؤ بیچو، بیچنے کے بعد جتنے پیسے بنتے ہیں اس سے تم جو ہے اپنا ایڈمیشن کروا لو۔ رقیہ بھابی کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ریحانہ بھی تھا۔ اس طریقے سے رقیہ بھابی کی زندگی چل رہی تھی، بڑی خوشحال زندگی تھی، مگر نیک تھی، رحم دل تھی، پورے گھر کی ذمہ داری سنبھال رکھی تھی۔ اس پوری کہانی کا نچوڑ یہی ہے۔ ایک بات اور ہے کہ جب رقیہ بھابی کو وقت ملتا تھا، فرصت ملتی تھی، تو وہ خطوط نویسی کرتی تھی، مطلب خط لکھا کرتی تھی، اردو لکھا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ بھابی جان کہانی کا مین پوائنٹ میں نے آپ کو سنا دیا، خلاصہ سمجھا دیا کہ رقیہ بھابی کیسی عورت تھی، ان کے شوہر کیوں بار بار جیل جاتے تھے، سونے کی کنگن چوڑی کیوں بیچنی پڑ گئی، اختر نے کیا دیکھا۔ تو رقیہ بھابی کے شوہر کا نام ننھے بابو، دیور کا نام اختر، اور پڑوس کی لڑکی سمی، اور بیٹی کا نام ریحانہ۔ یہ 5 مرکزی کرداروں میں سے ایک اہم مرکزی کردار میں ہے رقیہ بھابی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے سہیل عظیم آبادی کے حالات زندگی جو میں نے پہلے بتایا۔ اس کے بعد بھابی جان رقیہ بھابی کی کہانی کا مین پوائنٹ، خلاصہ، ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آئیے ہم اس کہانی کے سوالات کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم جواب دیکھتے ہیں کہ جواب کیا بنتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ دوسرا نمبر سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ تو سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام سید محمد مجیب الرحمن تھا۔ تیسرا سوال ہے کہ سہیل کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا تھا؟ یعنی سہیل عظیم آبادی نے جو کہانی لکھنی شروع کی تو سب سے پہلے انہوں نے کون سی کتاب، کون سی کہانی لکھی، اس کا نام پوچھا جا رہا ہے۔ تو آپ کو لکھ دینا ہے کہ سب سے پہلے جو افسانوی مجموعوں میں جو کتاب ہے ان کا نام ہے 4 چہرے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ سوال نمبر 4، سہیل کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے سے ہوئی تھی؟ تو سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم نانی حال میں جو ایک مدرسہ تھا وہیں سے ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی تھی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال، مختصر سوالات۔ نمبر 1،
रुकैया भाभी के जिन देवर का नाम कहानी में शामिल किया गया है उसका नाम क्या था? तो रुकैया भाभी के देवर का नाम अख्तर था। अगला सवाल देखते हैं कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था कि उनका ताल्लुक सियासत राजनीति से था और बहुत सारे मुकदमे उन पर दायर थे, जिसकी वजह से वो हमेशा जेल में ही रहा करते थे। अगला सवाल कि रुकैया भाभी किस लड़की का खर्च बर्दाश्त करती थी? तो रुकैया भाभी सिम्मी नामी एक लड़की थी जो पड़ोस में गरीब लड़की थी, उनका खर्च उठाती थी। अगला सवाल है कि रुकैया भाभी ने सोने की चूड़ी क्यों बेची थी? तो रुकैया भाभी ने सोने की चूड़ी इसलिए बेची थी कि सिम्मी नाम की लड़की का एडमिशन दाखिला नहीं हो रहा था, पैसे की कमी की वजह से। तो रुकैया भाभी ने सोने की कंगन बेच डाली और इसका एडमिशन करवा दिया। अगला सवाल है कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो क्या करती थी? रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो ख़त लिखा करती थी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 2 उर्दू दरख्शां में ये मुकम्मिल हुआ। अब आपने काम ये करना है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, यारों में शेयर कर दीजिए। जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके साथ आपके क्लास में पढ़ते हैं, उन्हें सही टीचर नहीं मिल पाता है और यूट्यूब के मैदान में भी उन्हें सही टीचर नहीं मिलता है, तो वो बहुत निराश रहते हैं, बहुत उदास रहते हैं। आप उम्मीद रखें, मैं आपको अनोखे अंदाज में पढ़ाऊंगा और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हंसाकर पढ़ाऊंगा, ताकि आपको बोरिंग भी महसूस ना हो और आपको ऐसे समझाऊंगा खुलासा करके कि आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा, आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा और पूछने की ज़रूरत किसी से बाकी ही नहीं रहेगी। इसलिए आप भी चैनल पर बने रहिए और आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल पर बुलाइए, उसे भी बनाइए। इंशाअल्लाह अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। एक बात आखिर में मैं कहते हुए आपको चलूँ एक शेर सुनाकर कि मैंने जो दोस्ती की बात की है ना, वो इसलिए की है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो धोखेबाज, गद्दार निकल जाते हैं और जब इज़्ज़त पर बात आ बनती है, जब आन की शान की इज़्ज़त की बात होती है, फिर वो आपको शोलों में, गढ़ों में ढकेल कर चले जाते हैं। यहाँ से एक शेर मुझे याद आता है, मतलब के हैं लोग दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं और मुझे मालूम है ज़हर किसमें कितना है, मुझे मालूम है ज़हर किसमें कितना है, आस्तीनों के सांप हम ही ने पाले हैं। इसके साथ अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह हमारी आपकी मुलाकात होगी उर्दू दरख्शां चैप्टर नंबर 3 के साथ। अस्सलामु अलैकुम।